गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं, फिरोज शाह तुगलक के प्रशासनिक सुधार। सबसे पहले हम फिरोज शाह तुगलक की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करते हैं। फिरोज शाह तुगलक का जन्म 1309 ईस्वी में दीपालपुर में हुआ। इनकी माता का नाम बीबी नैला था। इनकी माता हिसार जिले में स्थित आबोहर के भट्टी राजपूत राजा रणमल की पुत्री थी और ये विवाह बलपूर्वक किया गया था। इनके पिता मलिक रजब थे। इनके पिता सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई थे। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल 23 मार्च 1351 से 20 सितंबर 1388 तक रहा। इनका वंश तुगलक था और फिरोज शाह तुगलक के जो अगले उत्तराधिकारी थे वो थे नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह। फिरोज शाह तुगलक को मोहम्मद तुगलक ने अमीर हाजिब के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया था और मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद यानी 1351 में फिरोज तुगलक उलमा तथा अमीरों के आग्रह तथा सहयोग से राजगद्दी पर बैठा। फिरोज तुगलक के भू राजस्व सुधार। फिरोज तुगलक ने राजस्व व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किए। उसने भूमि कर की व्यवस्था ठीक करने और राज्य की अनुमानित आय का विवरण तैयार करने के लिए एक बहुत ही योग्य अधिकारी हिसामुद्दीन को नियुक्त किया। हिसामुद्दीन ने प्रांतों का दौरा करके राजस्व अभिलेखों की जांच करके खालसा भूमि से होने वाली राज्य की कुल वार्षिक आय 6,85,00,000 निश्चित कर दी। फिरोज तुगलक के संपूर्ण शासनकाल में भूमि कर से मिलने वाली आय में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इसके बाद फिरोज तुगलक ने माल गुजारी के अतिरिक्त अन्य साधनों द्वारा सरकारी आय में वृद्धि की। उसकी राजस्व व्यवस्था इस्लाम धर्म के नियमों पर आधारित थी। उसने उन सभी करों को समाप्त कर दिया जो कि धार्मिक कानूनों के अनुसार नहीं थे। फुतवात फिरोजशाही के अनुसार सुल्तान ने 24 करों को समाप्त किया, जिसमें मकान कर, चारागाह कर इत्यादि कर शामिल थे। सुल्तान ने जनता पर उन्हीं करों को लगाया जिनका वर्णन कुरान या हदीस में मिलता है। व्यापारी करों में भी उसने कमी कर दी। सुल्तान ने कुरान के अनुसार 4 कर लगाए। पहला खराज, दूसरा खम्स, तीसरा ज़कात, चौथा जजिया कर। इसमें खराज कर भूमि कर था। खम्स युद्ध में प्राप्त लूट के धन के 1/5 को कहते थे तथा शेष 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था। यानी युद्ध में सैनिक जो कुछ लूट कर लाते थे उसका 1/5 भाग तो राज्य में जमा किया जाता था और शेष 4/5 भाग सैनिक आपस में बांट लेते थे। ज़कात ये कर आय का 2.5% था और ये केवल मुसलमानों से उनकी आय पर वसूल किया जाता था। जजिया कर गैर मुसलमानों से वसूल किया जाता था। इसके अलावा किसानों पर सिंचाई पर भी कर लगाया जाता था, जो उपज के 1/10 भाग के रूप में वसूल किया जाता था। सिंचाई पर कर नाममात्र का था। इस प्रकार की नीति के परिणाम स्वरूप न केवल सरकार की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ वरन कृषि तथा व्यापार की आश्चर्यजनक उन्नति भी हुई तथा कुछ ही समय में जनता समृद्धशाली हो गई। अगला जागीरदारी प्रथा को प्रोत्साहन। फिरोज तुगलक ने जागीर प्रथा का विस्तार किया। उसने अपने उत्तराधिकारियों को बड़े पैमाने पर वेतन के बदले जागीरें प्रदान की। यहाँ तक कि सैनिक अधिकारियों के साथ साथ सैनिकों को भी वेतन के बदले जागीरें देनी शुरू कर दी। सिंचाई। फिरोज शाह तुगलक ने
5 बड़ी नहरें बनाई। इनमें सबसे बड़ी नहर 150 मील लंबी थी, जो यमुना नदी से निकलकर हिसार फिरोजा तक जाती थी। एक नहर सतलज नदी से निकलकर घग्गर तक जाती थी, जो 96 मील लंबी थी। तीसरी नहर मांडवी तथा सिरमौर की पहाड़ियों से प्रारंभ होकर हांसी तक जाती थी। चौथी नहर घग्गर से फिरोजाबाद तक जाती थी तथा पांचवी नहर यमुना से निकलकर फिरोजाबाद तक जाती थी। इन नहरों के निर्माण से कृषि की उपज में बहुत वृद्धि हुई तथा उससे राज्य की आय में भी वृद्धि हुई। फिरोज तुगलक ने सिंचाई पर हक ए शर्ब कर भी लगाया, जो कि 1/10 भाग के रूप में वसूल किया जाता था। इसके अलावा फिरोज तुगलक ने दिल्ली के आसपास लगभग 1200 बाग लगवाए। इन बागों में इतने फल पैदा होते थे कि इनसे सुल्तान को लगभग 1,80,000 टका वार्षिक आय होती थी। फिरोज तुगलक ने 36 कारखाने स्थापित किए। उसने विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण होता था। इन कारखानों में राजमहलों तथा राजकीय उपयोग में आने वाली वस्तुओं का निर्माण होता था। अधिकांश सामान सरकारी उपभोग में आता था, परंतु जो अतिरिक्त सामान बनता था उसे बेचा भी जाता था, जिससे राज्य की आय होती थी। परोपकारी कार्य। परोपकारी कार्यों में सुल्तान ने विभिन्न विभागों की स्थापना की, जिसमें दीवान खैरात विभाग की स्थापना। इसमें निर्धन लोगों को प्रार्थना पत्र भेजने पर सहायता दी जाती थी। इस दान विभाग से हजारों गरीब मुस्लिम कन्याओं के विवाह करवाए गए। सुल्तान ने दिल्ली में एक चिकित्सालय भी स्थापित करवाया, जिसे दारुल सफ़ा विभाग कहा जाता था। यहाँ रोगियों को मुफ्त औषधियाँ तथा भोजन दिया जाता था। सुल्तान ने बेकार लोगों को सरकारी नौकरी देती थी अथवा योग्यता देखकर अमीरों के यहाँ सेवक के रूप में नियुक्त भी किया जाता था। इसके लिए सुल्तान ने बेरोजगार लोगों के लिए एक रोजगार दफ्तर की भी स्थापना की। इस प्रकार फिरोज तुगलक का शासनकाल अपनी उदारता के कारण बहुत प्रसिद्ध था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में 1,80,000 गुलाम थे। इन गुलामों की देखरेख करने के लिए उसने एक अलग डिपार्टमेंट स्थापित किया, जिसे दीवान बंदगान कहा जाता था। लगभग 40,000 गुलाम शाही महलों में सुल्तान तथा उसके परिवार की सेवा में नियुक्त थे। शेष गुलामों को विभिन्न प्रांतों में गवर्नरों के पास नियुक्त किया गया था। 12,000 दास विभिन्न दस्तकारियों में प्रशिक्षित किए गए थे, परंतु यह दास प्रथा राज्य के लिए बाद में हानिकारक सिद्ध हुई। इससे शाही व्यय में अत्यधिक वृद्धि हो गई तथा साथ ही साथ ये जो दास थे वो राजनीति में भी हस्तक्षेप करने लगे। इसके बाद है सार्वजनिक निर्माण कार्य। फिरोज ने निर्माण कार्यों में भी खास दिलचस्पी दिखाई। उसने कुछ नगरों को बसाया। इसमें फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर तथा जौनपुर प्रसिद्ध है। उसने सम्राट अशोक की 2 लाट जो कि टोपरा तथा मेरठ से मंगवाकर उसने उनको दिल्ली में स्थापित करवाया। बरनी के अनुसार फिरोज शाह तुगलक ने 50 बांध, 40 मस्जिद, 13 शिक्षालय, 20 महल, 100 सराय, 100 नगर, 30 झील, 100 औषधालय, 100 कब्रगाह, 5 मकबरे, 5 बावड़ियाँ, 100 स्नानागार, 10 स्तंभ, 40 कुएं तथा 150 पुल बनवाए। इसके अतिरिक्त उसने 1200 बाग भी लगवाए। फिरोज तुगलक को शिक्षा तथा साहित्य में भी विशेष रुचि थी। उसने शिक्षा प्रचार के लिए मदरसे तथा मकतब खुलवाए। उसने योग्य शिक्षकों की नियुक्तियाँ की। विद्यार्थियों को
छात्रवृत्ति देने की भी व्यवस्था की गई। फिरोज शाह तुगलक के सैनिक सुधार या सैनिक व्यवस्था। फिरोज की सैनिक व्यवस्था कोई ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उसने जागीरदारी प्रथा को आधार बनाकर ही सैनिक व्यवस्था की नींव रखी। उसने सैनिक अफसर तथा सैनिकों को वेतन के स्थान पर जागीरें देनी शुरू कर दी। सुल्तान ने सैनिक सेवा को वंशानुगत बना दिया। बूढ़े सैनिक अपने स्थान पर अपने पुत्र, दामाद या दास को सेना में लड़ने के लिए भेज सकते थे। उसके पुत्र, दामाद अथवा गुलाम को सेना में भर्ती कर लिया जाता था। इस प्रकार सैनिक सेवा वंशानुगत कर दी गई। सुल्तान के पास केवल 80 अथवा 90,000 घुड़सवारों की स्थायी सेना थी। शेष सेना अमीरों तथा सूबेदारों द्वारा संगठित की जाती थी। सैनिकों का हुलिया नोट करने की प्रथा तथा घोड़ों को दागने की प्रथा, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी, बाद में फिरोज शाह तुगलक ने इस व्यवस्था को बंद कर दिया। सैन्य व्यवस्था में भ्रष्टाचार, घुसखोरी तथा बेईमानी का बोलबाला था। सुल्तान स्वयं रिश्वतखोरी को प्रोत्साहन देता था। एक उदाहरण के अनुसार सुल्तान ने अपना घोड़ा पास कराने के लिए गुड़शाला के जो अधिकारी थे उनको रिश्वत देकर अपना घोड़ा पास करवाया था उसने। सुल्तान की न्याय व्यवस्था। फिरोज की न्याय व्यवस्था मोहम्मद तुगलक के समय की न्याय व्यवस्था के समान ज़्यादा कठोर नहीं थी। फिरोज ने अंग भंग का दंड बंद कर दिया, प्राणदंड भी लगभग बंद कर दिया। न्याय शरीयत के अनुसार किया जाता था। कानून की व्यवस्था मुफ्ती करते थे तथा काजी न्याय करते थे। प्रांतों तथा शहरों में सहायक काजी न्याय करते थे। राजधानी का जो काजी था वो सबसे बड़ा काजी होता था। न्याय में पक्षपात होता था, यानी हिंदू और मुसलमानों के साथ अलग अलग न्याय व्यवस्था थी। वह फिरोज के समय की न्याय व्यवस्था कुल मिलाकर दोषपूर्ण थी। अधिकांश न्यायिक पद सुन्नी मुसलमानों को ही दिया गया था। न्याय व्यवस्था पूरी तरह से शरीयत तथा कुरान पर आधारित थी। धन्यवाद। अगली वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे।